चलिए सभी साथियों को नमस्कार। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर कब टेस्ट पे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को है, 100% संभावना है, तो उनको दृष्टिकोण रखते हुए आपकी तैयारी कराना मेरा उद्देश्य है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने उद्देश्य के लिए आपके पास मान के चलिए कि 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो आपको अपनी पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ आपको अपना 100% देना है। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज से ही आप सभी लोग ईमानदारी से लग जाएंगे। मैं अपना 100% दूंगा, आपको 100% भी देना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला सेट हमने उठाया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ओलंपिक, थोड़ा सा लाइट चेक कर लें, थोड़ा सा इशू लग रहा है कि धीमी लाइट आ रही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया? इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक इन द ईयर। भारत ने ओलंपिक खेलों में किस बार भाग लिया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू हमारा जो आंसर होगा 1928, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया, जिसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल भी लिया था। तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन की व्याख्या उसी हिसाब से करते रहें। कह सकते हैं भी कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में हॉकी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये भी कह सकते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। सचिव डॉक्टर A.G. नोरान थे। बहुत सारा ओलंपिक में चर्चा करने का विषय है, बल्कि हम उसकी चर्चा ओलंपिक के टॉपिक पे अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कहने का तात्पर्य है कि जो हड्डियों का जो डिवीजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, वो किस आधार पर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो जो हड्डियों का जो डिवीजन हुआ है, वो आपका जो बांटने का जो आधार है, वो आपका आधार है आपका शेप एंड साइज, आकृति एवं आकार के आधार पर, आकृति एवं आकार के आधार पर हड्डियों का वर्गीकरण हुआ है। 5 प्रकार से हड्डियों को बांटा गया है: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन, इर्रेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सीसामाइड बोन। तो ये बंटवारा किस पर हुआ है? शेप एंड साइज, आकृति एवं आकार के आधार पर। ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, कहने का मतलब है कि इनसाइड थ्योरी किसने दी है? अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, वो इनसाइड थ्योरी दी आपकी कोहलर ने दी। किसने दी है? कोहलर ने दी है। कोहलर ने आपका इस पर, आपके बंदर पे इसका प्रयोग किया था। सूझबूझ का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, चिंपांजी बंदर पर इसका प्रयोग किया गया था। इसमें 2 प्रयोग थे, स्टिक का प्रयोग और बॉक्स का प्रयोग किया गया था। तो यह भी पूछ सकता है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया? चिंपांजी नामक बंदर पे।
और किस दो कौन से प्रयोग थे आपका, स्टिक और बॉक्स। तो जब समझ लिया, मैंने ने पढ़ाया भी होगा, आपको कोयलर के बारे में बताया, सारी चीज़ें इनसाइड थ्योरी के बारे में चर्चा की है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम 4 ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। थार्नडाइक ने ट्रायल एरर थ्योरी दी है, पावलोव ने आपकी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी दी है, कैटल ने PF16 पर्सनालिटी टेस्ट दी हुई है। तो इस तरह हमें जानना चाहिए कि थार्नडाइक ने ट्रायल एरर थ्योरी दी है, पावलोव ने कंडीशन रिस्पॉन्स दी है, कोयलर ने आपका जो आंसर आपका इस क्वेश्चन का है वो आपका इनसाइड थ्योरी के जनक कौन है, यहाँ पे कोयलर हैं, कैटल ने PF16 दिए हैं। तो आंसर इसका होगा हमारा तीसरा आंसर होगा कोयलर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा है, डूरिंग स्टेशनियस एक्सरसाइज द मेजर रीजन फॉर ऑन सेट फटीग। कहने का मतलब है कठिन व्यायाम के दौरान या कठिन व्यायाम के समय थकावट उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। जब कोई हार्ड वर्क करता है व्यक्ति या खिलाड़ी हमारा कठिन परिश्रम करता है, तो उस दौरान आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का निर्माण बनना प्रारंभ होता है और इसके कारण बॉडी में थकान पैदा होती है। तो इसका आंसर होगा कि आपका लैक्टिक एसिड का निर्माण करना, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर होगा हमारा तीसरा, लैक्टिक एसिड का निर्माण करना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 में, देखिए आप देख रहे होंगे, न्यूटन का तीसरा नियम मुख्य रूप से किस विवरण के लिए प्रयोग करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी प्रीमियरली यूज एक्सप्लेन। कहने का मतलब है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है, एक्शन और रिएक्शन, प्रथम नियम है हमारा जरूरत का नियम, दूसरा है एक्सेलरेशन और आपका तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। तो जो इसमें जो हमारा ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर जा रहा है वो आपका रनिंग और जंपिंग जा रहा है, इसका आंसर पहला आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर 1 रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, प्लेटलेट्स, बोन मैरो। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है बेसिकली हमारा रेड ब्लड कार्पल्स में होता है, या कह सकते हैं RBC में होता है। तो आप आंसर पहला, इसका आंसर सही होगा, क्या होगा आंसर, पहला आंसर सही होगा। इसमें ये भी इसमें जानना जरूरी है कि आपका जो RBC होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी जानना चाहिए कि किसमें केंद्रक है किसमें केंद्रक नहीं है। तो RBC में केंद्रक नहीं होता है। RBC की जो संख्या होती है आपकी एक बूंद में 45 से 50 लाख या 50 लाख के आसपास होती है। इसे इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह हम छोटी छोटी चर्चा करेंगे आपके व्हाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में, WBC के बारे में। तो WBC के बारे में भी कह सकते हैं आप, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है, इसमें केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। इसकी जो संख्या है अप्रॉक्स में 4000 से 11000 प्रति घन होती है। इनका जीवन काल आपका 10 से 13 दिन होता है। फिर हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। प्लेटलेट्स इसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 1.5 लाख से 4.5 लाख, 3 लाख भी मिलता है, 3 लाख पाई जाती है। ठीक है, इसके तो ध्यान रखना है। तो ये हम इसकी जनरल चर्चा की है, बाकी आप वीडियो में जाकर देखें, ब्लड में तो बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये आपका वैसे स्टेटिक्स का है, बल्कि बस इसका आंसर जान लो आप लोग। यदि हम किसी सिक्के को उछालें तो 3 हेड आने की संभावना कितनी बार रहेगी। तो इसमें जो आंसर होगा आपका 1/8। कभी 2 बार पूछे तो 4 बार, 3 बार पूछे तो 8 बार, और 4 बार पूछे तो 16 बार। तो इस तरह में इसका जो आंसर होगा हमारा 1/8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा
8 है, ये भी हमारा रिसर्च का है, बल्कि आ सकता है। निम्न में से कौन सा शोध उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसर्च टूल। मतलब कहने का मतलब है कि जब रिसर्च करते हैं उस समय हम उपकरण यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो जैसे हम स्टॉप वॉच आपका टूल्स में है, रिसर्च टूल्स में होता है, वीडियो कैमरा भी हमारे टूल्स में है, क्वेश्चन आयर भी टूल्स में है, सर्वे आपका टूल्स में नहीं है। सर्वे एक प्रकार का रिसर्च है। जैसे हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे फिजियोलॉजी से संबंधित कोई भी हम डाटा लेंगे तो हमें स्टॉप वॉच, जैसे हमें रनिंग की मेजरमेंट करना है तो स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी, हमें उसकी फिनिशिंग लेनी है तो वीडियो कैमरा की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी लेना है तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। सर्वे एक प्रकार का रिसर्च है, तो इसमें जो टूल्स है, टूल्स में हमारा आपका सर्वे नहीं है, बाकी तीनों आपके टूल्स हैं, तो आंसर होगा सर्वे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज टेकन टू द लंग्स बाय। कहने का मतलब है कि जो ब्लड है हृदय के दाएं निलय से रक्त को किस आर्टरी मतलब धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो हृदय के दाएं निलय आपका राइट वेंट्रिकल से रक्त कौन सी धमनी फेफड़ों तक ले जाती है। बात समझिएगा। कहने का मतलब है कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वो पूछ रहा है कि आपका राइट वेंट्रिकल मतलब दाएं निलय से कौन सी आर्टरी है जो ब्लड लेके आपका लंग्स तक जाती है। ये भी ध्यान रखिए कि राइट पार्ट में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त होता है, और आपके बाएं लंग्स में बाएं हृदय में हमारा जो रक्त होता है वो आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। बट आर्टरी की बात की तो एक ऐसी जो आर्टरी है जो पल्मोनरी एक ऐसी आर्टरी है जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध रक्त को आपके दाहिने भाग से राइट आर्टियम से लंग्स को ले जाती है। वहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, अशुद्ध से अनाक्सीकृत से आपका ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हृदय के दाहिने हिस्से के मतलब आपका जो निचले वाला हिस्सा है राइट वेंट्रिकल से जो आपकी जो आर्टरी ले जा रही है उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसका आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी है जो आपके राइट वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड ले जाती है। ठीक है। अब इसमें जो आपका दिया है सारे ऑप्शन के बारे में जान लो। क्वेश्चन बन सकता है कि हेपेटिक आर्टरी कहाँ होती है, तो हेपेटिक आर्टरी आपके लीवर में होती है, लीवर में ब्लड की सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी आपकी किडनी में होती है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी जो आपका हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हृदय को ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह भी जानना आपको जरूरी है। तो इसका जो आपका आंसर निकल के आया था वो आपका पल्मोनरी आर्टरी है। ध्यान सुनिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ सुपरविजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए टेक्निक ऑफ सुपरविजन। कहने का तात्पर्य है निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं कह रहा हूँ। तो जो सुपरवाइजर होता है उसके कौन सी टेक्निक नहीं होती है। तो सुपरवाइजर के जो काम होते हैं वो आपका दौरा करता है, विजिटेशन करता है, आपका कॉन्फ्रेंस भी करता है, वर्कशॉप भी करता है, सम्मेलन भी करता है, और आपका कार्यशाला भी करता है, बल्कि आपका गेट टुगेदर नहीं करता है। एक सुपरवाइजर कभी गेट टुगेदर नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा कि जो आपका होगा गेट टुगेदर नहीं करता है। एकत्र मतलब जो हमारी टेक्निक क्या है, एकत्र होना नहीं है, गेट टुगेदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप 11वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ईजी है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, मतलब कहते कहता है कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। तो आपके पानी में घुलनशील वाले विटामिन आपके होते हैं बी और सी होते हैं। ऑप्शन में आपका ए, ई, बी, के दिया है, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? बी आंसर होगा। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपके बी और सी होते हैं, इसका आंसर आपका बी होगा। और जो बाकी दिए हैं विटामिन ए, ई, के, ये हमारे जो हैं वो फैट सोल्यूबल हैं। ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के हमारे क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल हैं। आपकी वसा में घुलनशील विटामिन जो आपके ए, डी, ई, के याद रखिएगा, दोनों याद रखिए, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल बाई, उच्च रक्त शर्करा का स्तर किससे नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन। इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन से आपका हाई ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी आपके आ गया है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉडी टाइप्स आर इंडो, मीजो एंड एक्टोमार्फ। साइकोलॉजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आपका दिया है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, वो आपका इंडो, मीजो, एक्टो किसने किया है? तो आपका इंडो, मीजो, एक्टो किया है आपका, किसने किया है? सेलन ने किया है। किसने किया है? सेलन ने किया है। किसने किया हमारा? सेलन ने किया है। अब ये भी कई बार पूछा गया है कि आपका बॉडी टाइप्स जो है वो आपका जो इंडोमार्फ, मीजोमार्फ और एक्टोमार्फ किसने किए हैं? हमारे सेलन ने किए हैं। इस शारीरिक बनावट के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। हम सबके बारे में जान लेते हैं। इसका आंसर जो है इंडो, मीजो, एक्टो किसने दिए हैं? सेलन ने दिए हैं। शारीरिक बनावट के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। अब हम जान लेते हैं इनके क्रेसमर के बारे में जान लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्रेसमर दिया है, तो क्रेसमर ने भी शारीरिक बनावट के आधार पर आपका 4 प्रकार में बांटे हैं। जो सेलन ने 3 प्रकार बताए थे, इंडो, मीजो, एक्टो, और क्रेसमर ने आपका पाइकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक और डायप्लास्ट। ठीक है, आपका क्रेसमर ने 4, पाइकनेट, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायप्लास्ट। पूछ देता है कि कौन किसका है, कभी ऑप्शन दे देगा कि पाइकनिक किसका है, सेलन का है, क्रेसमर का है, तो आपको पाइकनिक, क्रेसमर का है। इसी तरह हमारा हिप्पोक्रेट्स का भी है, बल्कि हम यहाँ पर ऑप्शन में हिप्पोक्रेट नहीं है। हिप्पोक्रेट्स ने भी आपके द्रव्यों के आधार पर 4 प्रकार बांटा हुआ है पर्सनालिटी को, द्रव्यों के आधार पर, काला पित्त, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ। इसी तरह हमारे जुंग ने भी आपके 3 प्रकार बांटा हुआ है, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और अभयमुखी। तो हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, ये तो आप जानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व शरीर का गठन करता है? निम्न में से कौन सा तत्व है जो आपका गठन करता है? कहने का मतलब है कि आपको कौन सा ऐसा तत्व है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को बनाता कौन सा ऐसा आपका बैलेंस डाइट का या न्यूट्रिशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपकी बॉडी को मजबूती प्रदान करता है, तो आपकी बॉडी को बनाता है। निम्न से कौन सा तत्व है? तो आपका प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी बनाता है। ठीक है, प्रोटीन आपका रिपेयर कभी करता है बॉडी की, ठीक है, सेल्स को रिपेयर भी करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, विटामिन कोई एनर्जी नहीं देता है। तो हमें रखना है इसमें जो आपका बॉडी बिल्डिंग का बॉडी ब्लॉक बनाता है, वो कौन करता है? हमारा प्रोटीन करता है। ठीक है, प्रोटीन से पर ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से पर ग्राम 4 कैलोरी मिलती है, वसा से पर ग्राम 9 किलो ऊर्जा मिलती है। मैंने इसमें बैलेंस डाइट में बहुत बेहतर तरीके से बताया हुआ है। आप जाके वीडियो में हेल्थ एजुकेशन में जाके बैलेंस डाइट की वीडियो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप। वैसे तो आपका ये क्वेश्चन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का है, तब भी आप जानते रहिए कि द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज टू द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयर टू मीन्स। यहाँ देखना है कि दो साधनों, मतलब टू की बात करें, टू मीन्स दो मध्यों के बीच जो कंपेयर करता है वो कौन सा टेस्ट करता है। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है एफ, काई, जेड और टी। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आपका टी होगा। ठीक है, टू मीन के लिए करता है वो टी करता है, एफ आपका दो से अधिक करता है। यही आपका टीजीटी लेवल पे है। ये हायर एजुकेशन में तो बहुत इसका डिटेल है, मैं बता सकता हूँ, बल्कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है कि आपका टू मीन के लिए क्या होता है, टी होता है, और टू से ज़्यादा के लिए आपका एफ होता है, इतना जानिए। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीजीटी में एलटी में आया भी है आपका। इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण, अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। हमें किसी का मेजरमेंट करना है, मापदंड करना है, तो उसका मापदंड कौन सा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपका ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और आपका रिलायबिलिटी और आपका वैधता। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो इसमें जो आंसर है हमारा होगा वो आपका निम्न से कौन सा मापदंड नहीं है। तो आपका इसमें जो हमारा आंसर होगा आपका सब्जेक्टिविटी। आप देखते होंगे जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, अगर वो कॉपी सब्जेक्टिविटी में है, मतलब विस्तृत वाक्य की, हमने मान लो दे दिया कि इस बैलेंस डाइट के बारे में व्याख्या कीजिए, तो जितने लोगों के पास आप कॉपी जाएगी चेक करने के लिए उतने प्रकार के नंबर आपको मिल जाएंगे। हर एग्जामिनर का चेक करने का तरीका अलग अलग है, तो उसमें आपका सब्जेक्टिविटी आपका अच्छे क्राइटेरिया में नहीं आता है। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसे ऑप्शन टाइप होते हैं, जैसे हम ओमार में क्वेश्चन देते हैं, आंसर देते हैं ओमार में, तो जो आपका सही है तो सही आंसर, गलत है तो गलत आंसर, इसलिए कह सकते हैं। जो क्राइटेरिया गुड टेस्ट में आता है वो आता है आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और आपका वैलिडिटी और स्टैंडर्ड नॉर्म्स। क्या है हमारे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और आपका ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्ड नॉर्म। ठीक है, तो हमको मेन देखना है कि जो आपका जिसको मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्राइटेरिया गुड टेस्ट, मतलब अच्छे परीक्षण का मापदंड कौन नहीं है। तो सब्जेक्टिविटी आपका मापदंड नहीं है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिविटी आपका क्राइटेरिया गुड टेस्ट का मापदंड नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिविटी है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है और आपका स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि रिलायबिलिटी के मेथड कौन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एलटी में आया भी था कि रिलायबिलिटी कौन कौन से मेथड है। तो आपका रिलायबिलिटी मतलब तो विश्वसनीयता, कि आपका जो टेस्ट है वो कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी रिलायबिलिटी जो मेथड है हमारे हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी मेथड। क्वेश्चन आ सकता है कि मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट रीटेस्ट मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, 4 है इसमें, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड और इंटर आइटम कंसिस्टेंसी मेथड। याद रखना है आपको कि जो आपका जो मैंने बताया कि इसमें जो क्राइटेरिया नहीं है कुछ टेस्ट में, वैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्ड नॉर्म्स, 3 हमारे इसमें मैंने रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्ड नॉर्म्स।
ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी इसमें नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि ऑप्शन टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं टिक मार्क वाले, उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्ट क्या होता है, हमें किसी चीज़ की विस्तृत रूप से व्याख्या करनी होती है। तो आज हम पहला टेस्ट कर रहे थे, इसलिए आज यहीं तक। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे हम डेली और बेहतर तरीके से आने का प्रयास करेंगे, वो आपको नई नई चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।